टैक्सी टैक्सी, एयरपोर्ट जाना है भैया, कितने पैसे लगेंगे? साहब 500 रुपये, इतना ज़्यादा? क्या करे साहब, पेट्रोल में तो जैसे आग लगी हुई है। अच्छा ठीक है कहते हुए राजवीर टैक्सी में बैठ गया। जल्दी चलाओ भैया, बहुत देर हो रही है, फ्लाइट आने में सिर्फ 1 घंटा ही बचा है। अगर इतना धीरे चलाओगे तो हम 1 घंटे में कैसे पहुँचेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ साहब, मुंबई की सड़कों का हाल तो आपको पता ही है, और ऊपर से ये ट्रैफिक, उफ, जान ही निकाल देती है। पर आप चिंता मत करिए, हम समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। टैक्सी में बैठे बैठे वो अपने मित्र कुणाल के ख्यालों में खो गया। 3 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। आज वो एक बड़ी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत है। ऐसा लग रहा है मानो कल की ही बात हो। उसे वे दिन याद आने लगे जब वे एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, एक दूसरे से अपनी चीजें साझा करते थे और एक साथ ही खेला करते थे। किस तरह वो कुणाल की माँ के हाथ के बने पराठे वो पूरा चट कर जाया करता। अपने घर से ज़्यादा समय वो कुणाल के घर में बिताया करता। उसके दादा दादी की कहानियाँ उसे किसी काल्पनिक दुनिया की सैर कराती। उसकी माँ का प्यार उसे बहुत अपनापन देता था। अपने बंगले में उसे ये खुशियाँ कभी नसीब ही नहीं हुई। कहने को तो घर था, पर घर में ऐसा कोई नहीं था जिसे वो अपना कह पाता। पिताजी को अपने व्यापार से ही फुर्सत नहीं थी, कभी अमेरिका तो कभी लंदन। उन्हें देखे तो महीनों बीत जाते थे, पर जब भी आते मानो खिलौनों की दुकान ही उठा लाते। माँ की गोद क्या होती है, पिता का आलिंगन किसे कहते हैं, उसने कभी इसकी अनुभूति ही नहीं की। माँ तो ब्यूटी पार्लर, क्लब, सहेलियों और किटी पार्टियों में ही अपना समय बिताती। माँ बच्चे का स्नेह तो वो कभी समझ ही नहीं पाया। उसे अपना घर घर नहीं बल्कि एक कैद खाना प्रतीत होता। इसीलिए वो अपना अधिकतम समय कुणाल के साथ ही बिताता। इसी तरह खेलते कूदते साथ रहते रहते वे दोनों कब बड़े हो गए, कब स्नातक की डिग्री ले ली, पता ही नहीं चला। कुणाल, अब मैं MBA करना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? तुमने अपने भविष्य के बारे में क्या सोचा है? अब आगे क्या करना चाहते हो? राजवीर ने उत्सुकता से पूछा। चाहता तो मैं भी हूँ कि विदेश जाकर MBA करूँ, लेकिन मेरे घर की आर्थिक स्थिति मुझे ऐसा निर्णय लेने से रोक रही है। कहते कहते कुणाल के चेहरे पर उदासी छा गई। उसके मुख का सारा तेज गायब हो गया, मानो दुख के बादलों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हो। कुणाल, तुम इतना निराश मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ न कुछ उपाय जरूर निकल आएगा। उसे बीच में टोकते हुए कुणाल ने कहा। कुछ ठीक नहीं होगा राजवीर, मैं इतने रुपए कहाँ से लाऊंगा? तुम तो मेरे घर की परिस्थितियों से अच्छी तरह वाकिफ हो। ये हजारों की नहीं, लाखों रुपयों की बात है। मैं तो सोच रहा हूँ कि आगे की पढ़ाई का विचार ही त्याग दूँ और कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँ। अपने मित्र की ये बातें उसे अंदर तक झकझोर गई। वो रात भर इसी उधेड़-बुन में लगा रहा कि वो ऐसा क्या करे जिससे उसके मित्र के चेहरे की रौनक वापस लौट आए। इन सब विचारों से उसे रात भर ठीक से सोने न दिया। उस सुबह सूर्य की किरणें उसके लिए एक नया सवेरा लेकर आई। उसके मन में एक विचार कौंधा और वो दौड़ते हुए अपने पिताजी के पास पहुंचा। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप अपना 5 मिनट दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज तक मैंने जो कुछ भी किया है सब तुम लोगों के लिए ही तो किया है। ये शानो शौकत, ये बंगला, मेरी सारी जायदाद तुम लोगों की ही तो है। पिताजी की ये बात सुनते ही उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा कि वो जो चाहता है उसे हासिल हो जाएगा। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? पिताजी ने बड़े ताव से पूछा। पिताजी, वो मेरा दोस्त है ना कुणाल, वो आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता है। अच्छा है, पिताजी ने बड़े अनमने ढंग से कहा। राजवीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई और उसने कहा, पिताजी लेकिन क्या? पिताजी ने भौंवे तरेरते हुए पूछा। पिताजी, उसे मेरी मदद की ज़रूरत है। विदेश जाने के लिए लाखों रुपए लगेंगे और वो इतने रुपयों का इंतजाम नहीं कर सकता। इसीलिए मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम उसकी मदद करें। राजवीर, पिताजी गुस्से से बोले। तुम्हें क्या लगता है पैसे कमाना इतना आसान है? मैंने दिन रात एक करके तुम लोगों के लिए इतनी बड़ी जायदाद खड़ी की है और तुम चाहते हो कि मैं इसे दान में दे दूं? मैंने कोई चैरिटेबल ट्रस्ट नहीं खोल रखा।
भूल जाओ, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। पर पिताजी, एक बार कह दिया ना, अब इस बारे में हम दोबारा बात नहीं करेंगे। राजवीर मायूस होकर अपने कमरे में चला गया। वो दिन उसी उलझन में बीत गया कि वो किस तरह अपने मित्र की मदद करे। अगले दिन राजवीर एक उम्मीद के साथ अपने सारे सर्टिफिकेट लेकर नौकरी की खोज में निकल पड़ा। उस दिन उसने कई दफ्तरों की खाक छानी, मगर सिर्फ और सिर्फ निराशा ही उसके हाथ आई। उसकी आंखों के सामने बार बार कुणाल का मुरझाया हुआ चेहरा घूम जाता और उसकी बेचैनी को और बढ़ा देता। बहुत हाथ पैर मारने के बावजूद किसी व्यवसायिक कोर्स की डिग्री न होने की वजह से उसे हर दफ्तर से निराश लौटना पड़ा। पर मायूसी उसे अधिक समय तक अपने बंधन में नहीं रख पाई। उसने ठान लिया था, कुछ भी हो जाए वो अपने मित्र की मदद जरूर करेगा। इन्हीं विचारों के साथ वो अपने घर की ओर चल पड़ा। तभी एकाएक उसकी नज़र एक विज्ञापन पर गई, जिसमें किसी म्यूजिक कंपनी को एक गिटार वादक की आवश्यकता थी। उसे पढ़ते ही उसकी मन की इच्छाओं ने फिर से एक लंबी उड़ान भरी, मानो वो 7वें आसमान पर पहुंच गया हो। वो मन ही मन सोचने लगा, मैंने तो कॉलेज के दिनों में कितने सारे कार्यक्रमों में गिटार बजाकर दर्शकों का मन जीत लिया था। मैं कैसे भूल गया कि मेरे पास इतनी अच्छी कला है। पूरा कॉलेज जिसका कायल हुआ करता था। उसने मन ही मन कहा, कुणाल मेरे दोस्त, तुम्हें आगे पढ़ने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैं भेजूंगा तुम्हें विदेश। और खुशी खुशी उसके कदम अपने घर की ओर बढ़ चले। वही घर जो उसे किसी कैद खाने से कम नहीं लगता था। उस रात उसे चैन की नींद आई। भोर होते ही घड़ी की टिक टिक से उसकी नींद खुली। सुबह के 6 बज रहे थे। वो जल्दी जल्दी तैयार हो गया और बैंक के खुलने का इंतजार करने लगा। जैसे ही घड़ी के 8:45 का समय बताया, वो घर से फटाफट निकल गया और अपने बैंक खाते में जमा किए हुए सारे पैसे निकाल लिए। 45,000 रुपये। इतने रुपए में तो म्यूजिक कॉन्सर्ट का आयोजन हो ही जाएगा। कार्यक्रम की तैयारी में वो जी जान से जुट गया। दिन भर भाग दौड़ करके उसने तैयारी पूरी कर ली। कार्यक्रम के लिए बैनर लगवाए गए, जगह दिन समय सभी कुछ निश्चित हो गया। टिकटों की कीमत भी तय हो गई। वो समय भी आ गया जब उसका निर्णय अपने अंतिम चरण में था। राजवीर ने तो कॉन्सर्ट में कमाल ही कर दिया। उसने ऐसा प्रदर्शन कॉलेज के दिनों में भी नहीं किया था। उसकी सोच रंग लाई थी। टिकटों की बिक्री उम्मीद से बढ़कर हुई थी और मुनाफा भी खूब हुआ था। कुणाल, कुणाल मेरे दोस्त, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, वो तो तुम्हारे चेहरे की लाली ही बता रही है कि तुम आज बहुत खुश हो। आखिर क्या बात है? कुणाल समझ नहीं पा रहा था कि उसने राजवीर को इतना ज़्यादा खुश कब देखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे उसे पंख लग गए हों और वो हवा में उड़ रहा हो, मानो खुशियों ने नदी का रूप ले लिया हो और वे अपने पथ पर आगे बढ़ने को अग्रसर हो रही हों और राह में पड़ने वाले सभी बाधाओं को तोड़कर वे अपने मार्ग पर प्रशस्त होने के लिए बेचैन हों। कुणाल से रहा न गया। उसने फिर पूछा, बताओ तो आखिर क्या बात है? तुम्हें पता है आज मेरा सपना पूरा होने वाला है। रुपयों का इंतजाम हो गया है। मैंने तुम्हारे लिए 5 लाख रुपए जमा कर लिए। क्या? कुणाल ने आश्चर्य से पूछा। मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या सचमुच? राजवीर ने कुणाल की बात को बीच में काटते हुए कहा। हाँ कुणाल, हाँ। अब तुम फटाफट विदेश जाने की तैयारी करो। और हाँ, जाने के बाद अपने इस दोस्त को भूल मत जाना। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो राजवीर? भला मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुमने इतने कठिन समय में मेरी मदद की और फिर हम तो बचपन के दोस्त हैं ना। अच्छा ये तो बताओ, इतने रुपयों का इंतजाम तुमने किया कहाँ से? तुम ये रात जानकर क्या करोगे? तुम्हें आम खाने से मतलब है कि गुठलियाँ गिनने से? कुणाल को बीच में टोकते हुए राजवीर ने कहा। अच्छा ठीक है, नहीं पूछता, आप खुश? हाँ, ये हुई ना बात। कहकर राजवीर अपने घर चला गया। यहाँ कुणाल वीजा, टिकट और पासपोर्ट के चक्कर में इतना व्यस्त हो गया कि वो राजवीर से पूछ ही नहीं पाता कि इतने रुपयों का इंतजाम उसने कहाँ से किया। और 1 हफ्ते बाद वो विदेश चला गया। उधर जब राजवीर के पिताजी को पता चलता है कि राजवीर ने कुणाल के लिए म्यूजिक कॉन्सर्ट में गिटार बजाया, तो उन्हें लगता है कि बेटे ने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर अपने दोस्त की मदद की, उनकी बातों का मान नहीं किया,
उनकी इज्जत और मान सम्मान पर बट्टा लगाया है। इसीलिए वे अपने बेटे राजवीर को घर से निकाल देते हैं। उस दिन राजवीर ने अपनी रात अपने एक मित्र के यहाँ बिताई। अगली सुबह वो उसी कंपनी के दफ्तर में पहुँच गया जहाँ गिटार बजाने वाले की ज़रूरत थी। किस्मत से उसे वहाँ नौकरी मिल गई और वहाँ से उसने कुछ रुपए पेशगी के तौर पर उठाकर किराए पर घर ले लिया। धीरे धीरे उसने अपना खुद का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट खोल लिया जहाँ पर विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना सिखाया जाता और वो अपने काम में दिन भर व्यस्त रहता। उसका दिन कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता। इतने सालों में माँ पिताजी ने एक बार भी मुझे याद नहीं किया। कितने पत्थर दिल हैं वे, पर एक हफ्ता भी ऐसा नहीं गुजरा जब कुणाल ने मुझे फ़ोन ना किया हो। वो इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था और अपने पुराने दिनों को याद कर रहा था। तभी टैक्सी को ब्रेक लगी और वो अपने बीती हुई यादों से बाहर निकल आया। ये लो साहब, पहुंच गए एयरपोर्ट। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम समय पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, ये लो अपना किराया। भागा भागा वो एयरपोर्ट के अंदर गया। कुणाल को देखते ही उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुणाल! राजवीर ने हाथ हिलाते हुए कुणाल को आवाज़ दी। कुणाल ने भी भागकर राजवीर को अपने गले से लगा लिया। कुणाल, आखिर मेरा सपना पूरा हो ही गया। हाँ, अब तुम एक बड़ी कंपनी में एग्जीक्यूटिव हो। ये सुनकर रोम रोम हर्ष से पुलकित हो उठा। राजवीर ने अपने मन की भावनाओं का सागर कुणाल के सामने उड़ेल दिया था। अच्छा मेरी छोड़ो, ये बताओ तुम कैसे हो राजवीर, और तुम्हारे माँ पिताजी कैसे हैं? अरे मुझे क्या हुआ है, देखो तुम्हारे सामने एकदम हट्टा कट्टा खड़ा हूँ। राजवीर ने मजाकिया लहजे में अपनी ओर इशारा करते हुए कहा। हाँ हाँ राजवीर, वो तो मैं देख ही रहा हूँ। मेरा दोस्त आज भी उतना ही स्मार्ट दिख रहा है जितना मैं उसे छोड़कर गया था। तुम्हें पता है राजवीर, मेरा कोई भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। भावुकतावश कुणाल की आंखें नम हो गईं। दोनों ने एयरपोर्ट पर एक एक कप कॉफ़ी का आनंद लिया और टैक्सी करके कुणाल के घर पहुँचे। अरे कुणाल मेरा बेटा, तू आ गया। आ बैठ, कितना दुबला हो गया है रे। कुणाल की माँ ने देखते ही भावुक होकर उसे अपने गले से लगा लिया और फिर उसके माथे पर तिलक लगाकर उसकी आरती उतारी। क्या माँ, कहाँ दुबला हुआ हूँ, देखो जैसा गया था वैसा ही तो लौटा हूँ, एकदम तंदुरुस्त तो हूँ, कुणाल ने माँ से कहा। तभी माँ की नज़र पड़ती है राजवीर पर, जो अभी तक दरवाजे पर ही खड़ा था। ओ राजवीर भी आया है। आओ आओ बेटा, कैसे हो? इतने दिन के बाद देख रही हूँ तुम्हें। कुणाल, विदेश क्या गया, तुम भी हमसे मिलने नहीं आए? माँ ने उसे उलाहना दिया। नहीं माँ, अब आप तो जानती ही हैं कि कुणाल नहीं था तो, माँ ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा। कुणाल नहीं था तो क्या हम तो थे ना, हमसे मिलने तो आ सकते थे ना। क्या हम तुम्हारे कुछ भी नहीं लगते? और मैंने कुणाल में और तुम में कभी कोई फ़र्क भी तो नहीं किया। फिर इतनी औपचारिकता क्यों? भूल गए बेटा बचपन में पूरा पूरा दिन तुम यहीं बिताते थे। हाँ माँ, सब याद है, कुछ भी नहीं भूला हूँ। आपके हाथ के पराठों का स्वाद आज भी मेरे मुंह में है, और वो धनिया मिर्ची की चटनी, उन सब का स्वाद क्या कहने। अच्छा ये बताइए आज क्या बनाया है आपने? बहुत जोरों की भूख लग रही है। राजवीर की बात सुनकर माँ के चेहरे की स्मित रेखा लंबी हो गई और वे बोलते बोलते रसोई में खाना परोसने चल दी। हाँ बेटा, आज भी बनाई है ना तुम्हारी मनपसंद चटनी। बस कुणाल हाथ मुंह धोकर आ जाए, तुम भी तब तक अपना हाथ मुंह धो लो बेटा, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। खाना तो बहुत अच्छा था माँ, बहुत दिनों बाद आपके हाथ का इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। अच्छा कुणाल, अब मैं चलता हूँ, काफ़ी देर हो गई है। खाना खाने के बाद राजवीर ने सबसे विदा ली। कुणाल उसे बाहर टैक्सी तक छोड़ने आया। अच्छा राजवीर, कल मिलते हैं, तुमसे ढेर सारी बातें करनी है। कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ, ठीक है, बाय। दोपहर के 2 बज रहे थे। राजवीर भोजन करके बैठा ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। ओह कुणाल, मुझे लगा ही था कि तुम ही होगे। आओ आओ, मेरे गरीब खाने में पधारो। गरीब? और तुम क्या मजाक कर रहे हो राजवीर? मेरे दोस्त, तुम गरीब नहीं हो, बस तुम्हारी जिद है जो तुम अपना इतना बड़ा घर छोड़कर आज इस 2 कमरे के मकान में रह रहे हो। राजवीर को कुणाल की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने कुणाल को बीच में ही टोकते हुए अपना सवाल दागा। मेरी जिद ये
तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें किसने कह दिया? राजवीर, मैं सब कुछ जान गया हूँ। अभी अभी तुम्हारे घर से होकर आ रहा हूँ। तुम्हारे माँ और पिताजी से मिलकर बेचारी माँ जी तुम्हें बहुत याद करती हैं। उन्हें देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई राजवीर। इतने सालों में तुमने उनसे एक बार भी मिलने नहीं गए। तुम इतने कठोर कब से हो गए मेरे दोस्त? राजवीर प्रश्न भरी निगाहों से कुणाल को ही ताक रहा था, जैसे कुछ समझने का प्रयास कर रहा हो। तो क्या तुम मेरे घर गए थे? हाँ राजवीर, वरना तुम ही कहो, क्या तुमने कभी भी मुझे इस घर का पता दिया था? नहीं ना। वो तो जब मैं तुम्हारे घर गया तब मुझे पता चला कि मुझे विदेश भेजने के लिए तुमने क्या क्या नहीं किया, और सिर्फ मेरी ही वजह से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें घर से निकाल दिया। और उस समय जब मैंने तुमसे उन रुपयों के बारे में पूछा था, तब भी तुमने मुझे ये कहकर टाल दिया था कि मुझे आम खाने से मतलब है, ना कि गुठली से। कहते कहते कुणाल कुछ संजीदा हो गया था। मेरे दोस्त, तुमने मुझ पर इतना बड़ा कर्ज चढ़ा दिया है कि इस कर्ज को शायद मैं कभी नहीं उतार पाऊँ। तुम इतने महान हो राजवीर कि मैं 4 जन्म लेकर भी कभी तुम्हारे जैसा नहीं बन सकता। कुणाल को अपने उपकारों के बोझ तले दबते देख राजवीर ने उसे अपने गले से लगा लिया और भावावेश में बोला, अरे राजवीर, ये क्या कह रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो, और वैसे भी मैंने तुम्हारे खातिर कुछ भी नहीं किया। सब कुछ अपनी दोस्ती के लिए किया है, अपने लिए, अपनी खुशी के लिए। तुम खुद पर कोई भार ना लेना। तुम में और मुझ पे कोई फर्क है क्या? बोलो नहीं ना। कुणाल ने सहमति से अपना सिर हिला दिया। अच्छा कुणाल, आज मैं तुमको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। वो अभी आती ही होगी। आती होगी क्या कोई लड़की? हाँ कुणाल, वो मेरे साथ ही काम करती है और बहुत अच्छी गायिका है। सितार तो ऐसा बजाती है कुणाल की बस सुनते ही रह जाएं, पर मन नहीं भरे। हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। राजवीर एक एक करके अपने मन की परतें खोलता रहा और खुलती परतों के साथ उसके चेहरे की लाली भी बढ़ती रही। बोलते बोलते वो अचानक सोफे से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर की ओर झांकने लगा, जैसे किसी की राह देख रहा हो। फिर कुछ ही क्षणों में कुणाल के पास आकर बैठ गया। लेकिन मैं चाहता था कि एक बार तुम भी उसे देखकर पसंद कर लो। तुम्हारी हाँ हो जाएगी तो हम दोनों शादी कर लेंगे। मैं बस तुम्हारे लिए ही रुका हुआ था अब तक। ओह, तो ये बात है। तभी मैं कहूँ कि एक बैचलर का घर इतनी खूबसूरती से कैसे सजा है। सब कुछ यथास्थान करीने से लगा हुआ। तुम तो नहीं कर सकते हो ये सब, तो मेरी होने वाली भाभी ने किया है ये सब। तो बताओ कब मिलवा रहे हो उनसे? कुणाल ने चुटकी लेते हुए राजवीर को छेड़ा। तभी दरवाजे की घंटी बजी और राजवीर ने लपक कर दरवाज़ा खोला। कुणाल, ये है अनामिका। अनामिका, ये मैं बताती हूँ राजवीर, ये तुम्हारे बचपन के दोस्त कुणाल है ना? कहो मैंने सही पहचाना ना इन्हें? अनामिका राजवीर को बीच में टोकते हुए बोली। कुणाल अवाक था। हेलो कुणाल, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको कैसे जानती हूँ, है ना? दरअसल राजवीर ने मुझे आपके बारे में बहुत पहले ही बता दिया था। अरे बताया क्या था? दिन में कम से कम 4 से 5 बार आपका नाम ना ले ले तो इनका खाना कहाँ हजम होता है। और कुणाल, आगे क्या सोचा है? यहीं भारत में रहने का इरादा है या फिर से विदेश? हाँ हाँ कुणाल, आगे के लिए क्या सोचा है? विदेश जाओगे या यहीं रहोगे? राजवीर ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें क्या लगता है राजवीर, तुम ही बताओ, मैंने आगे क्या सोचा होगा? अच्छा, तो तुम मेरी परीक्षा ले रहे हो? हाँ कुणाल, राजवीर ने चुटीले अंदाज में उत्तर दिया। हाँ, बस यही समझ लो। देखता हूँ कि तुम मुझे कितना चाहते हो, कुणाल ने कहा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं कुणाल, मैं बताता हूँ। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम बहुत बड़े देशभक्त किस्म के इंसान हो। तो तुम मेरे हिसाब से अब विदेश तो नहीं जाओगे? कहो, ठीक कहा ना मैंने? राजवीर ने बड़ी दृढ़ता से अपनी दलील रखी। कुणाल ने हामी में अपनी गर्दन हिला दी। अनामिका दोनों की बातों को बड़ी ध्यानपूर्वक सुन रही थी। उसने पूछा, तो क्या तुमने सचमुच यहाँ रहने का इरादा पक्का कर लिया है? हाँ, अब मैं यहीं रहूँगा। माँ पिताजी के पास, उनकी भी तो उम्र हो रही है। मैं उनके साथ नहीं रहूँगा तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। और वैसे भी अपने देश की मिट्टी से बढ़कर क्या है? जिस मिट्टी ने जन्म दिया, पाला पोसा, उसे छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? अपने अपने ही होते हैं ना राजवीर।
बस अब यही कोई अच्छी कंपनी ज्वाइन करूँगा और माँ पिताजी की सेवा करूँगा। कुणाल ने दिल खोलकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर दिया। तुमसे मिलकर तुम्हारे विचार सुनकर बड़ा अच्छा लगा कुणाल। तुम जैसे लोग आजकल विरले ही होते हैं, वरना तो सब पैसे के पीछे भागते भागते अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के चक्कर में केवल अपनों को ही नहीं खुद को भी भुला देते हैं। अनामिका ने अपना दृष्टिकोण रखा। अच्छा, आप दोनों बातें करिए, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ। और वो चाय बनाने रसोई में चली जाती है। कहो कुणाल, कैसी लगी मेरी अनामिका? राजवीर ने अनामिका के विषय में कुणाल की राय जाननी चाहिए। गौरवर्ण, दुबली पतली छरहरी काया, सुंदर नाक नक्श, गायन वादन में निपुण, व्यवहार कुशल, एक ही मुलाकात में किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर ले। इससे अधिक और क्या कोई चाहेगा किसी लड़की में? सर्वगुण संपन्न की और क्या परिभाषा हो सकती है? अनामिका अपने आप में परिपूर्ण नारी थी, इसीलिए उसे नापसंद करने की संभावना ही कहाँ रह जाती थी। अरे मेरे मित्र, तुम्हारी पसंद कभी गलत हो सकती है क्या? बहुत अच्छी लगेगी तुम दोनों की जोड़ी। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। वैसे शादी के बारे में क्या सोचा है? कब करने का इरादा है? कुणाल ने पूछा। अब बस तुम आ गए हो तो अब देर किस बात की? हमारी शादी की जिम्मेदारी अब तुम्हें ही संभालनी है। कहो, कोई ऐतराज तो नहीं है ना? राजवीर ने चुटीले अंदाज में कहा। ये क्या कह रहे हो राजवीर? ऐतराज? ऐतराज किस बात का? तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्या तुम मुझे इतना भी नहीं जानते हो? कुणाल के चेहरे पर उदासी छा गई। अरे मेरे भाई, मैं तो मजाक कर रहा था यार, तुमने तो दिल पर ले लिया। अच्छा, मुझे माफ़ कर दो, अब ऐसा कभी नहीं कहूँगा। तुम मेरा मजाक भी समझ नहीं पाए। अब बोलो क्या यार तुम भी? ठीक है, पर दोबारा ऐसी बात कभी मत कहना। मुझे बहुत ग्लानि होने लगी थी कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हारे मन में मेरे लिए ऐसे विचार उत्पन्न हो गए। तभी रसोई से चाय, बिस्किट और पकौड़े लिए अनामिका ने कमरे में प्रवेश किया। लो कुणाल, चाय भी आ गई, राजवीर ने कहा। और क्या गपशप चल रही है दोनों दोस्तों में? अनामिका ने पूछा। तत्पश्चात दोनों को चाय पकड़ाकर मेज पर ट्रे रखकर अनामिका भी बगल में सोफे पर बैठ गई। बस यूं ही इधर उधर की बातें। लो कुणाल, तुम भी खाओ। राजवीर ने प्लेट से पकौड़े उठाकर कुणाल की ओर बढ़ाया। कुणाल को पकौड़ों का स्वाद बहुत अच्छा लगा। पकौड़े तो बहुत अच्छे बने हैं भाभी, सचमुच बहुत स्वादिष्ट। आप तो बहुत अच्छी कुक भी निकली। भाभी, ये शब्द सुनते ही जैसे अनामिका के दिल के तार झंकृत हो गए। उसके चेहरे की लाली देखते ही बनती थी। वो थोड़ी सी शर्मा गई। शायद इस शब्द को सुनने के लिए एक अरसे से उसके कान तरस रहे थे। अच्छा राजवीर, फटाफट तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। भाभी आप भी चलिए, कुणाल ने कहा। दिखाना है? क्या दिखाना है और कहाँ चलना है हमें कुणाल? चलो तो रास्ते में बताता हूँ, कुणाल ने कहा। राजवीर और अनामिका ने चकित होकर एक दूसरे की ओर देखा, फिर न जाने क्या सोचकर तैयार होने लगे। अच्छा, मैं टैक्सी बुला कर लाता हूँ, तब तक तुम लोग भी बाहर आ जाओ, देर मत करना। हाँ, मैं बाहर तुम दोनों का इंतजार कर रहा हूँ। कहते हुए कुणाल टैक्सी लेने बाहर चला गया। कुणाल, अब तो हम टैक्सी में भी बैठ गए, अब तो बताओ हम कहाँ जा रहे हैं? राजवीर को जानने की उत्सुकता हो रही थी कि वे लोग आखिर जा कहाँ रहे हैं। राजवीर, धैर्य रखो, बस थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। कुणाल किसी न किसी बहाने उसे लगातार टालता रहा। ये क्या कुणाल, ये तो मेरे घर का रास्ता है। क्या तुम मुझे मम्मी पापा के पास ले जा रहे हो? नहीं कुणाल, मुझे अब उस घर में लौट कर नहीं जाना है। इतने सालों में क्या उन्होंने कभी मेरी खैर खबर ली? अरे उन्हें तो ये भी पता नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गया। भैया टैक्सी घुमाइए, जहाँ से आए थे वहीं वापस चलिए। राजवीर ने आक्रोशित होकर कहा। नहीं भैया, आप चलते रहिए, इसकी बात मत सुनिए, ये अभी गुस्से में है। कुणाल ने टैक्सी चालक को गंतव्य की ओर बढ़ने का इशारा किया। राजवीर, मुझे पता है कि तुम उनसे नाराज हो और ये भी जानता हूँ कि चाचा जी भी उस समय गलत थे, जिसका उन्हें आज बहुत अफसोस है। और तुम कैसे कह सकते हो कि उन्होंने ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि तुम जिंदा हो या मर गए? आखिर सुबह उन्होंने ही तो मुझे तुम्हारा पता दिया ना। वो भले आकर तुमसे नहीं मिलते थे, लेकिन तुम्हारी खोज खबर हमेशा रखते थे। और वो जिद्दी हैं तो क्या तुम
जिद्दी नहीं हो। और मैं पूछता हूँ कि बेटा होने के नाते क्या तुमने कभी उनका हाल चाल पता किया? नहीं ना, तो तुम भी तो उतने ही दोषी हुए ना। राजवीर कुणाल को बीच में काटते हुए रोषपूर्ण भाव से बोला। कुणाल, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। एक बार भी अगर वो मुझे बुलाते तो क्या मैं उनके पास नहीं जाता? बार बार कहते तो थे कि जो भी धन दौलत उन्होंने कमाई है सब हमारे लिए ही है। तो क्या अपने बेटे की खुशी में उन्हें खुशी नहीं होनी चाहिए थी? क्या जाता अगर मेरे मांगने पर कुछ रुपए मुझे दे देते तो? अब बैठे रहें अपनी धन दौलत अपने पास लेकर। मुझे उनकी एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए और मुझे उस घर में भी नहीं जाना है। बोलते बोलते राजवीर भावुक हो उठा। उसकी आंखें नम हो गईं। राजवीर, बस एक बार चलकर उनसे मिल लो। जानते हो तुम्हारे गम में वो दोनों कितने दुखी हैं। कुणाल ने राजवीर को फिर समझाया। तो क्या मम्मी भी दुखी हैं? नहीं कुणाल, वे दुखी होती तो क्या मुझसे मिलने नहीं आती? राजवीर ने कुणाल को प्रश्न भरी नजरों से देखा। राजवीर, उन्हें चाचा जी ने अपनी कसम दी थी। तुम ही बताओ, अपने पति की कसम को तोड़कर कैसे आती तुम्हारे पास? बस इसीलिए बेचारी भीतर ही भीतर तुमसे मिलने के लिए तड़पती रहती हैं। राजवीर, कुछ भी हो माँ माँ ही होती है। माँ की ममता जब तक हृदय की हूक बन तड़प उठती है, वे तुम्हारे लिए दिन रात रोती हैं। राजवीर ने उसे समझाने का भरसक प्रयास किया। भाभी, आप ही समझाइए ना राजवीर को, ये तो कुछ समझना ही नहीं चाहता। कुणाल ने अनामिका से उसे समझाने की विनती की। हाँ राजवीर, कुणाल भाई साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक बार मिल लो ना, आखिर हर्ज ही क्या है? और अगर ठीक ना लगे तो आगे तुम्हारी मर्जी। तुम जो निर्णय लोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ, अनामिका ने राजवीर से कहा। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों यही चाहते हो तो। राजवीर ने अन्यमनस्कता दिखाई। लीजिए साहब, हम आ गए। और ब्रेक लगाकर टैक्सी राजवीर के बंगले के सामने रुकती है। राजवीर, देखो हम पहुंच गए। तुम दोनों यहीं रुको, मैं बस अभी आता हूँ। कुणाल ने बंगले के गेट से भीतर प्रवेश किया। दरवाज़ा खुला ही था तो वो सीधे अंदर चला गया। अजी, न जाने क्यों मन घबरा रहा है। क्या राजवीर वापस लौट कर आएगा? कुणाल वादा करके गया है, भगवान उसे उसके मकसद में सफल करे। राजवीर की मां ने अपने पति से कहा। राजवीर के माता पिता राजवीर को लेकर काफ़ी चिंतित नजर आ रहे थे। कुणाल ने उनके पास जाकर एक एक करके उनके पांव छुए। प्रणाम चाचा जी, देखिए सुबह मैं आपसे वादा करके गया था ना कि राजवीर को वापस लेकर आऊँगा। मैं उसे ले आया हूँ। वो बाहर खड़ा है। अब आप सारे गिले शिकवे भुलाकर उसे क्षमा कर दीजिए और उन दोनों को अपने गले से लगा लीजिए। दोनों? कौन दोनों? राजवीर की मां ने पूछा। राजवीर के पिताजी के चेहरे पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह उभर आया। चाचा जी, आपकी होने वाली बहू भी बाहर आपका इंतजार कर रही है। बहू, ये क्या कह रहे हो कुणाल? ये कतई नहीं हो सकता। पता नहीं कौन से खानदान से है, कैसी है। एक बार तो राजवीर मेरी नाक कटा ही चुका है, अब और क्या चाहता है हमसे? वो क्या सोचता है कि वो जैसे चाहे हमें नचा सकता है? नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। बताओ, समाज में क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? जाओ कह दो उससे कि मैं ऐसे ही किसी भी ऐरी गैरी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना सकता। चाचा जी कृपया शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। इतना क्रोध अच्छा नहीं है चाचा जी। कुणाल ने उन्हें बीच में ही टोका। चाचा जी, छोटा मुंह बड़ी बात। समाज के बारे में मत सोचिए। समाज ने आखिर दिया ही क्या है आपको? राजवीर के घर छोड़कर चले जाने के बाद क्या इस समाज ने आपको अपने बेटे का प्यार दिया? क्या वो खुशी आपको मिली जो राजवीर के पास होने से मिलती? नहीं ना। चाचा जी, लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है। लोग 4 दिन बात करेंगे फिर अपने अपने काम में जुट जाएंगे। यहाँ किसी के पास किसी के लिए समय नहीं। हाँ राजवीर, तुम ठीक कह रहे हो। राजवीर की माँ ने कहा। अजी चलिए ना, चलकर राजवीर को ले आते हैं। उसे देखने को मेरी आंखें तरस गई हैं। आपने कसम ना दी होती तो मैं कब का। लेकिन राजवीर की माँ, वो लड़की। चाचा जी, आप अगर उन्हें एक बार देख लेंगे ना तो समाज का ख्याल आपके मन में कभी नहीं आएगा। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको वे बहुत पसंद आएंगी चाची जी। भाभी जी साक्षात लक्ष्मी का रूप है। सूरत और सीरत किसी मामले में किसी से भी कम नहीं। गले में मानो सरस्वती विराजमान है। चाचा जी, बस आप एक बार उन्हें देख लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपका गुस्सा
कपूर बनकर उड़ जाएगा। आप नाच करेंगे अपने बेटे की पसंद पर। कुणाल की इन दलीलों में मानो दोनों के भीतर की ज्वार भाटा की तरह उठती गिरती उफनती लहरों को एकदम शांत कर दिया था। राजवीर की माँ, अरे देख क्या रही हो, आरती की थाली लाओ। इतने दिनों बाद हमारा बेटा आया है, बहू पहली बार, क्या ऐसे ही हमारे घर में प्रवेश करेगी? हाँ जी, बस मैं अभी आई। माँ दौड़ी दौड़ी पूजा घर से आरती की थाली लेकर आई। खुशी के मारे राजवीर के माता पिता के पांव जमीन पर नहीं पड़ते थे, मानो आज उनकी खुशियों को ऊपर लग गए हों। आज कई वर्षों बाद उनके मन में अपने इकलौते बेटे के घर लौटने की उम्मीद जगी थी। वे दोनों तीव्र गति से दौड़े दौड़े गेट के बाहर आए। अपने बेटे को इतने सालों बाद सामने देख माँ की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला और पिताजी के आंसू भी रोके नहीं रुकते थे। उन्हें तो बहने का बहाना चाहिए। खुशी हो या गम, दोनों ही स्थिति में छलकने लगते हैं। राजवीर और अनामिका की आरती उतारकर माँ पिताजी ने उन्हें अपने आलिंगन में भर लिया। आंखें थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और होठ मुस्कुराने से बाज नहीं आ रहे थे। आज पूरा परिवार एक साथ था। कदाचित राजवीर और कुणाल को आज सच्ची खुशी मिली थी। राजवीर की माँ और पिताजी अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश थे। राजवीर के पिताजी ने कुणाल से कहा, कुणाल, मैं जिंदगी भर तुम्हारा ये एहसान चुका नहीं पाऊंगा। तुमने जो आज हमारे लिए किया है मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। तुमने हमें हमारा बेटा लौटा दिया, जिसे हमने अपने घमंड के कारण खो दिया था। अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? एहसान तो मेरे दोस्त राजवीर ने मुझ पर किया है। आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ इसी की बदौलत हूँ। तभी राजवीर बोला, अब बस कीजिए आप दोनों। अगर एहसान की बातें खत्म हो गई हैं तो हमारी शादी की भी बात कर लीजिए, या फिर मुझे कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी। अब आप लोग फैसला कर लीजिए। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर अनामिका तो शर्मा जाती है, लेकिन बाकी सभी लोग खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। राजवीर के पिताजी बोले, बेटा तू बिल्कुल भी चिंता मत कर, तेरी शादी तो हम बहुत धूमधाम से करेंगे, अपने सारे सपने पूरे करेंगे। 1 महीने के बाद अनामिका और राजवीर की शादी बहुत धूमधाम से हो जाती है। राजवीर आज अपने माता पिता के साथ रहकर बहुत ही खुश था और राजवीर का माँ अनामिका जैसी बहू पाकर अपने आप पर बहुत ही गर्व महसूस कर रही थी। कुणाल की भी नौकरी एक बहुत बड़ी कंपनी में लग गई थी और वो भी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश है। राजवीर और कुणाल की दोस्ती एक मिसाल थी। दोनों ऐसे दोस्त थे जो एक दूसरे के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। ऐसी दोस्ती देखने के लिए बहुत ही कम मिलती है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसका कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।